नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम लोग बात करेंगे जनगणना के विषय में। जो हमारी जनगणना है 10 वर्षीय जनगणना होती है। लगातार आज़ादी के बाद से जनगणना हो रही है, लेकिन कोविड के चलते और चुनाव के चलते जो हमारी जनगणना के आंकड़े 2021 में आने वाले थे उनमें लेट लतीफी हो गई है और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि वर्ष 2026 में यह आंकड़े प्रस्तुत हो जाएंगे। यह आंकड़ों में क्यों देरी हुई, लेकिन जो नई जनगणना हो रही है उनमें किन किन नए आंकड़ों का समावेशन किया जाएगा, उसमें क्या नयापन है, इन सारे बिंदुओं पर हम बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ भारत में जनगणना के इतिहास को भी हम जानते हुए जो वर्तमान में जनगणना प्रारंभ होने वाली है उस पर हम बात करेंगे। तो आइए इस सेशन को तो प्रारंभ करेंगे ही, लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे इल्विन क्लासेस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। आइए वीडियो के टाइटल को समझते हैं और आगे इस पर हम बात करते हैं। किन किन बदलावों के साथ होने वाली है जनगणना, किन किन बदलावों के साथ हो, कौन कौन से चेंजेस होंगे हमारे नए सेंसस में और वह नई जनगणना के आंकड़े प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। जल्द ही होगी जनगणना, मतलब जनगणना जल्दी ही होने वाली है। जानिए क्या कुछ बदलेगा, क्या कुछ बदलने वाला है, इसके बारे में आइए जानते हैं। खबर को जानेंगे, जनगणना क्या है इसके बारे में बात करेंगे, जनगणना का क्या महत्व होता है, जनगणना क्यों आवश्यक होती है इस पर भी हम बात करने वाले हैं। परिसीमन का दृष्टिकोण क्या है, परिसीमन क्या होता है इस पर भी बात करेंगे। और संसद में महिला आरक्षण की स्थिति इससे स्पष्ट हो जाएगी। जो संसद में महिला आरक्षण विधेयक पास हुआ है, यह जनगणना बहुत कुछ बदलने वाली है। आइए बात करते हैं। पहले खबर को जानते हैं कि केंद्र सरकार जल्द ही जनगणना कराने को लेकर आधारित घोषणा कर सकती है। ऐसी खबरें आ रही हैं समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों में, और सरकार की तरफ से भी ऐसे देखा जा रहा है। खैर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार जल्द ही जनगणना कराने को लेकर एक घोषणा कर सकती है। अंतिम जनगणना का आयोजन 2021 में होना था, किंतु कोविड-19 महामारी के कारण आयोजन नहीं हो पाया। 10 वर्ष बाद दशकीय जनगणना होती है भारत में। आजादी के बाद से भारत में दशकीय जनगणना प्रारंभ हो गई। उसके पहले भी दशकीय जनगणना का प्रावधान था 1881 से। 2011 में दशकीय जनगणना के आंकड़े आए थे, 2021 में आने थे, लेकिन कोविड और कुछ अन्य व्यवस्थाओं के चलते जनगणना को अंतिम जनगणना हो ही नहीं पाई। इसलिए अब जो जनगणना होगी वह 2026 में होगी। तो वर्ष 2021 में पहली बार भारत की जनगणना अपने दशकीय कार्यक्रम से चूक गई है, जब पहली बार 1881 में शुरू हुई थी। और यह एक प्रश्न भी है कि 1821 के बाद दशकीय जनगणना कब चूक गई, तो 2021 में। लेकिन 2022 तक महामारी, कोविड महामारी लगभग समाप्त हो चुकी थी और 2023-24 में जनगणना प्रक्रिया की जा सकती थी, लेकिन नहीं की। जनगणना के बाद दो गतिविधियां लंबित हो गई, एक परिसीमन का और एक संसद में महिला आरक्षण का। तो यह दो गतिविधियां अगर जनगणना हो गई होती तो यह क्रियान्वित हो जाती। एक परिसीमन का, प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन होता है और उसके बाद आरक्षण पर बात होती है। तो महिला आरक्षण जो विधेयक पास हुआ है संसद में, 33% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, तो उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता, लेकिन इसी जनगणना के चलते इसका इम्प्लीमेशन नहीं हो पाया है। आइए बात करते हैं जनगणना क्या होती है। तो विशिष्ट आबादी के बारे में जनसांख्यिकी आर्थिक सामाजिक डेटा के संग्रहण, संकलन, विश्लेषण और प्रकाशन की प्रक्रिया है। जनगणना केवल लोगों की गणना नहीं है। जनगणना के माध्यम से हम क्या जानते हैं, विशिष्ट आबादी, किसी क्षेत्र विशेष और पूरे भारत विशेष की जनसांख्यिकी, आर्थिकी, सामाजिक डेटा का उसका संग्रहण करते हैं, संकलन करते हैं, विश्लेषण करते हैं और उसका प्रकाशन करते हैं। यही जनगणना है। जनगणना किसी जनसंख्या और उसकी विशेषता की एक विस्तृत छवि प्रदान करती है, जिससे आयु, लिंग, शिक्षा, रोजगार, आय, आवास और अन्य कई बातें शामिल होती है। जनगणना एक क्षेत्र विशेष, व्यक्ति विशेष, समाज विशेष का एक आंकड़ा प्रस्तुत करता है, जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि आयु क्या है, लिंगानुपात क्या है, एजुकेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, आपका इनकम क्या है, आवास कैसा है और अन्य कई बातें शामिल होती है। दशकीय जनगणना की बात करें तो दशकीय जनगणना का आयोजन जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत
गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय द्वारा किया जाता है। दशकीय जनगणना कब किया जाता है? 1948 का एक अधिनियम है जिसको दशकीय जनगणना का आयोजन जनगणना अधिनियम 1948 कहा जाता है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय के माध्यम से दशकीय जनगणना को किया जाता है, उसके कार्य को संपादित किया जाने का कार्य किया जाता है। जनगणना एक चरण में नहीं, जनगणना 2 चरणों में होती है। आइए उन पर बात करते हैं। जनगणना 2 चरणों में होती है। प्रथम चरण में क्या होता है, द्वितीय चरण में क्या होता है, आइए इस पर बात करते हैं। प्रथम चरण में आवास की गणना होती है, जहां आवासों की स्थिति के बारे में बात किया जाता है। घरेलू सुविधाओं और परिवारों के पास कितनी मौजूद संपत्ति है उसका डेटा संग्रहित किया जाता है। द्वितीय चरण में हम जनसंख्या की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, धर्म, आर्थिक गतिविधि, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उनके भाषा, साक्षरता, प्रवासन और प्रजनन क्षमता संबंधी आंकड़े को इसमें समाहित किया जाता है। तो हमने जाना कि जनगणना एक चरण में नहीं, जनगणना 2 चरणों में पूर्ण की जाने वाली एक प्रक्रिया है। जनगणना के महत्व को आप देखें तो जनगणना के महत्व में जो संसाधनों का आवंटन है, संसाधनों का आवंटन कैसे होगा, किस ग्रुप के पास, किस जाति समूह के पास, किस वर्ग, किस धर्म के लोगों के पास संसाधनों का संग्रहण ज्यादा है और कहां तक संसाधनों की पहुंच न्यूनतम है, उसका डाटा हम एकत्रित करते हैं और फिर जब हम नीतियों को बनाते हैं, उनको क्रियान्वित करते हैं, तो इन डाटाओं का आवंटन, इन डाटाओं के माध्यम से उनका हम आवंटन करते हैं, उन संसाधनों का आवंटन करते हैं। नीतिगत योजनाएं बनाने में भी महत्वपूर्ण दिशा में जनगणना के जो आंकड़े हैं वह कार्य में लाए जाते हैं। हम देखते हैं कि किस जनपद का, अगर हम राज्यवार बात करें या क्षेत्रवार बात करें या राष्ट्रीय स्तर पर बात करें, तो हम देखेंगे कि कहाँ पर जो लिंगानुपात है ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, शिक्षा का स्तर क्या है, महिलाओं की शिक्षा का स्तर क्या है, लोगों की आवास की स्थिति क्या है। तो उस हिसाब से हम अपनी नीतिगत योजनाओं को फलीभूत करने का काम करते हैं। प्रतिनिधित्व और परिसीमन की अगर बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो संसद में प्रतिनिधित्व दिया गया है, 10 लाख की आबादी पर यह प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था है। नए परिसीमन की भी इसके आधार पर हम व्याख्या करते हैं। आर्थिक विकास की बात करते हैं तो यह एक हमारे आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में भी यह जनसंख्या का अत्यधिक महत्व है। सार्वजनिक सेवाओं में इससे सुधार होता है। जो हमारी सार्वजनिक सेवाएं हैं, जैसे क्या होता है, जैसे हम मुफ्त अनाज योजना लेते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे, तो जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं, सेवाएं हैं, उनमें सुधार होता है। हम क्षेत्र विशेष, जाति विशेष, वर्ग विशेष, धर्म विशेष, राज्य विशेष पर हम अपनी योजनाओं को केंद्रित करते हैं और उसके हिसाब से अपने कार्य को संपादित करने का काम करते हैं। शोध और विश्लेषण के लिए भी हमें डेटा मिल जाता है। परिसीमन के दृष्टिकोण का, तो परिसीमन एक संवैधानिक जनादेश है। परिसीमन क्या है? एक संवैधानिक जनादेश है जिसे प्रत्येक जनगणना के बाद किया जाना होता है। यह जो परिसीमन होता है, यह नवीनतम जनसंख्या आंकड़ों के साथ संरेखित करने के लिए संसदीय और राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या को समायोजित करता है। प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन होता है। इससे क्या होता है, संसद होता है, चाहे राज्यों की विधानसभा का क्षेत्रों का जो निर्वाचन क्षेत्र है, उनको क्या करता है, उनको समायोजित करने का काम करता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, परिसीमन का उद्देश्य क्या है? तो परिसीमन यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य लगभग समान संख्या में लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। परिसीमन से क्या है कि हमें यह देखना है कि जो लोग हैं वह समान जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कि नहीं, चाहे वह राज्य की विधानसभा के प्रतिनिधि हो, चाहे संसद के लोकसभा और राज्यसभा के प्रतिनिधियों की बात की जा रही हो। तो समान जनसंख्या के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए जो परिसीमन है उसका एक उद्देश्य के रूप में इसको हम देख सकते हैं। राजनीतिक सहमति के अभाव के कारण किसी परिसीमन प्रक्रिया 1976 से रुकी है और जो राजनीतिक सहमति, ऐसी राजनीतिक सहमति ही नहीं बन पाई, इसीलिए जो परिसीमन की प्रक्रिया है 1976 से रुकी है और 84वें संविधान संशोधन 2001 में 2006 के बाद होने वाली जनगणना तक परिसीमन को निलंबित कर दिया था। तो ये भी कारण बताया जा रहा है कि 2021 में जनगणना के आंकड़े न देकर 2026 में जो जनगणना के आंकड़े आएंगे उस आधार पर परिसीमन का कार्य पूरा किया जाएगा और संसद और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों को समायोजित करने की प्रक्रिया को पूर्णतः लागू कर दिया जाएगा। संसद में महिला आरक्षण की, तो
106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 की हम बात करेंगे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी इसको कहा गया। महिला आरक्षण को क्या कहा गया? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। कब पारित किया गया? यह संविधान अधिनियम 2023 में हुआ। 106वां संविधान संशोधन है। यह एक ऐतिहासिक कानून है। यह क्या है? एक ऐतिहासिक कानून है जो लोकसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए सभी सीटों में से 1/3 सीटें आरक्षित करता है, जिससे महिला अधिनियम 2023 भी कहा जाता है। यह 2023 में अधिनियम पास किया गया था, कानून बना। चाहे दिल्ली की विधानसभा हो, चाहे राज्यों की विधानसभा हो, चाहे लोक संसद में सीटों के प्रतिनिधित्व की बात की जा रही है, 1/3 आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। यह एक कानून बना दिया गया और इस कानून के हिसाब से जो हमारा नया परिसीमन होगा, उस परिसीमन के आधार पर जो सीटों को समायोजित किया जाएगा, उन सीटों में 1/3 सीटें महिलाओं को दी जाएगी। इसी को हम क्या कहे हैं? महिला आरक्षण। आरक्षण 2023 आया, जो यह कानून बना कि 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाएगी, चाहे वह दिल्ली की विधानसभा हो, चाहे केंद्र में संसद हो, चाहे राज्यों की अपनी अपनी विधानसभाएं हो। इसका यह उद्देश्य था कि देश के सर्वोच्च निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में वृद्धि करना है। आप जानते ही हैं कि संसद निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10 से 12% के आसपास है। तो जहां पर जिस देश में महिलाओं की आबादी पुरुषों से थोड़ी सी ही कम है, लेकिन उस महिला में क्षमा चाहेंगे, लेकिन उस देश में जो भी निर्णय लिए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, उसमें महिलाओं की भागीदारी क्यों न्यून है? उस न्यूनता की पूर्ति करने के लिए, उसको समान हक देने के लिए वर्ष 2023 में महिला आरक्षण विधेयक लाया गया और उसमें यह तय किया गया कि लोकसभा, राज्यसभा, दिल्ली विधानसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी। यह नियम केवल 2029 के लोकसभा चुनाव में ही लागू होंगे। यह नियम भी 2029 के जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें इसको लागू कर दिया जाएगा। ये रहा पूरा मामला। जो हमारी नई जनगणना हो रही है, जनगणना तो हमारी हो रही है 1881 से ही दशकीय जनगणना है, लेकिन 2021 में जनगणना के आंकड़े आने वाले थे 2011 के बाद, लेकिन कुछ विशिष्ट कारण थे जिसके चलते इस जनगणना के आंकड़ों को नहीं जारी किया गया, जनगणना ही नहीं की गई। अब जनगणना 2026 में इसके आंकड़े आएंगे। जल्द ही जनगणना की आधिकारिक घोषणा केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा की जाने वाली है। तो यह रहा पूरा मामला। इस जनगणना के क्या उद्देश्य हैं, जनगणना के क्या फायदे हो सकते हैं, इस पर हमने बात किया। आपको ये हमारा वीडियो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियोस के साथ हम प्रतिदिन उपस्थित होते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।